हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा कि हमने लाख की चूड़ियों का सार पढ़ा था कि इस पाठ का क्या सार है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बल्लू को बल्लू मामा न कहकर बल्लू काका क्यों कहता था। इसका उत्तर होगा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करते थे क्योंकि उन्हें वहाँ चूड़ियाँ बनाने वाले बल्लू काका रहते थे और वे बल्लू काका को बहुत पसंद करते थे। इसी कारण लेखक अपने मामा के गांव जाया करते थे। लेखक बल्लू काका से बहुत प्यार करता था और बल्लू भी लेखक को बहुत प्यार करता था। बल्लू लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करता था जो उसे बहुत ही प्रिय थी। बल्लू जो चूड़ियाँ बनाता था उसकी जो छोटी छोटी गोलियां आती थी वो लेखक को खेलने के लिए देता था। लेखक बल्लू को मामा कहने के बजाय बल्लू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के सभी बच्चे बल्लू को बल्लू काका कहते थे। इसलिए लेखक भी बल्लू को बल्लू काका कहकर ही बुलाता था। प्रश्न नंबर 2, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। इसका उत्तर होगा, वस्तु विनिमय एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर किया जाता था। अर्थात वस्तु के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि उस वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु दे दी जाती थी। किंतु आज के समय में मुद्रा का चलन है, यानी हम वस्तुएं जो खरीदते हैं वो पैसे देकर खरीदते हैं। तो आज के समय विनिमय की पद्धति प्रचलित है, वो है पैसा। मतलब हम पैसे देकर ही कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, वस्तु के बदले वस्तु नहीं खरीदी जा सकती। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में लेखक ने उन कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है जो कि मशीनों के आने के कारण अपने हाथ की कारीगरी का काम छिन गया है। अब उनके हाथ की कारीगरी की जगह मशीनों से जो सामान बनता है वो बाजार में बिकता है। इस कारण अब वो लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। इन कारीगरों का काम जो था वो पैतृक काम ही था, उनका रोजगार इन्हीं पैतृक काम से ही चलता था। और इसके अलावा इन कारीगरों ने पैतृक काम के अलावा कभी और सीखा भी कुछ नहीं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को आगे बढ़ाते चले आ रहे थे और इसी पैतृक काम से उनकी रोजी रोटी भी चलती थी। परंतु मशीन आने से उनके काम पर नुकसान हो गया और साथ ही साथ हाथ की कला का अंत भी हो गया। पर आज के समय हाथ की कलाएं लुप्त होती जा रही हैं। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। इसी व्यथा को लेखक इस पाठ में बताना चाहता है। प्रश्न नंबर 4, बल्लू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। इसका उत्तर है, बल्लू लाख की चूड़ियों का एक कुशल कारीगर था और बल्लू की लाख की चूड़ियां बनाकर बेचा करता था। परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ता चला गया उसका काम भी बंद होने लगा। अपने काम की ऐसी दुर्दशा देखकर बल्लू बहुत ही दुखी रहता था। मशीनी युग के कारण उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरों की कदर भी नहीं करते और दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। इसका कारण ये था कि अब कोई भी उनकी चूड़ियां नहीं पहनता था। अब सबको कांच की चूड़ियां अच्छी लगने लगी थी। उनके काम की ये दुर्दशा देखकर बल्लू को अंदर ही अंदर ये बात कचोटती थी, परंतु अपनी इस वेदना को वह किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता था। लेखक उनके हृदय की इस व्यथा को अच्छे से समझता था क्योंकि लेखक ने अपने बचपन का एक लंबा समय बल्लू के साथ व्यतीत किया था। इसी कारण उसके लिए बल्लू के मन की व्यथा को समझना बहुत ही आसान था। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बल्लू के जीवन में क्या बदलाव आया। इसका उत्तर है, मशीनी युग में बल्लू के जीवन में बहुत बदलाव आया है क्योंकि अब सभी स्त्रियां लाख की चूड़ियां नहीं पहनती थी, अब सभी कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करने लगी थी। इस युग आने के कारण चूड़ियां बनाने का काम भी बंद हो गया था। अब वो बेरोजगार हो गया था। काम न कारण उसका शरीर भी ढल गया था। उसके माथे और हाथों की नसें भी उभर आई थी और साथ ही उसको फसली खांसी भी हो गई थी। ऐसी दशा में हर समय प्रसन्न रहने वाला बल्लू अब निराश रहने लगा था। अब इसी में है कहानी के आगे के कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा भी हुई होगी
और आपने कभी कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। इसका उत्तर होगा मेले में हाथ से बने बहुत सारे खिलौने, जूट का सामान, रंग बिरंगी मोमबत्तियां, मिट्टी के मटके आदि सामान देखे होंगे। मटके को कैसे बनाते होंगे ये जानने की मेरी इच्छा हुई। मैंने पास में ही एक मिट्टी के मटके बनाने वाले के पास गए और मैंने वहां जाकर देखा कि मटकों को कैसे बनाते हैं और इसके बारे में जानकारी ली और मैंने इस कला को सीखने का भी बहुत प्रयास किया और मुझे इसमें बहुत खुशी भी मिली। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर होगा लाख की वस्तुओं का निर्माण बहुत सारे राज्यों में होता है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। लाख से चूड़ियों के साथ साथ घर की सजावट की वस्तुएं, खिलौने और मूर्तियां भी बनती हैं। लाख का इस्तेमाल डाकघर में सामान को सील करने के लिए भी होता है। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे हमारी अनुमान और कल्पना का। ये प्रश्न क्या है, अब हम आगे देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 है, घर में मेहमान के आने पर आप अतिथि सत्कार कैसे करते हैं? इसका उत्तर हो, घर में मेहमान के आने पर हम अतिथि को बहुत अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले हम उन्हें नमस्ते करेंगे, फिर उनको आदर के साथ अपने घर में बैठाएंगे, फिर उनके लिए चाय और पानी का इंतज़ाम करेंगे और उनके साथ बैठकर बातें भी करेंगे। प्रश्न नंबर 2, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। इस उत्तर को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, पर जैसे मैंने लिखा है, मुझे छुट्टियों में गांव जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गांव की दिनचर्या शहर से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ शहर की तरह टीवी के कार्यक्रम नहीं आते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग सुबह जल्दी उठकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। गांव में रोज घर पर बना ताज़ा मक्खन खाने को मिलता है। गांव में जाकर खेतों में घूमना और थोड़ा पौधों को पानी देने भी अच्छा लगता है। खेतों में जाकर तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि खाना, नदी के पास जाना और फिर शाम को सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। कुछ लोग चौपालों पर बैठकर बातें भी करते हैं। ये सब सिर्फ गांव में होता है और शहरों में ये देखने को हमें नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास के इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, आज के मशीनी युग में काम मशीनों के द्वारा होने लगा, इसलिए इस युग में रोज अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया है जहाँ ये परिवर्तन नहीं हो, चाहे वो यातायात हो, स्वास्थ्य हो, सेवा हो या संचार का क्षेत्र हो या कृषि हो। मशीन के युग के परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण कृषि है। पहले किसान हर काम हाथ और बैलों की सहायता से ही करता था, पर आज के समय में हर काम वो मशीनों से करता है, चाहे वो खेतों में सिंचाई हो, बुआई हो या फसल की कटाई हो। ये सभी काम अब मशीनों से होते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि अब किसान बेकार, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। प्रश्न नंबर 4, बाजार में बिकने वाली सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। इस विषय में आप अपने स्कूल या अपने घर में चर्चा कर सकते हैं, पर इसका उत्तर मैंने जो लिखा है वो है ये, बाजार में आज कई प्रकार के सामान बिकते हैं। आज का युग मशीनी युग है, इसलिए प्रतिदिन वस्तुओं के डिजाइनों में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए बाजार में प्रतिदिन पहने जाने वाले कपड़ों के डिजाइन ग्राहक की सुविधा और रुचि के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। उनके रंगों, डिजाइनों में भी परिवर्तन देखा जाता है। अब ग्राहक जरूरत, पसंद और इच्छाओं को देखते हुए सामान को बदलना पड़ता है। प्रश्न नंबर 5, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर अपना लेख कीजिए। इसका उत्तर आप अपनी कक्षा में पक्ष विपक्ष बनाकर, यानी 2 ग्रुप बनाकर उस पर बातचीत करके फिर आप इस पे आंसर लिख सकते हैं। पर जो मैंने आंसर लिखा है वो इस प्रकार है, आज हमारे रहन सहन, खान पान व कपड़ों में काफ़ी बदलाव आ रहा है। इस विषय में बड़ों से बात करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं। कुछ लोग इस बदलाव से खुश हैं और वे इस बदलते हुए युग में रहन सहन आदि के बदले हुए तरीकों को आसानी से अपना लेते हैं, किंतु कुछ लोग जो इस परंपराओं में विश्वास रखते हैं और अपने पुराने विचारों वाले हैं, वे इस बदलाव को पसंद नहीं करते।
इस बदलाव को स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं, किंतु युवा पीढ़ी के लोग समाज में होने वाले हर बदलाव को जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। वे उन लोगों को भी अच्छे से समझते हैं जो बदलाव के साथ साथ अपने आप को बदल रहे हैं, किंतु जीवन में सभी बदलाव भी पूरी तरह से सही नहीं है और पुराने रहन सहन और खान पान के तरीके भी पूरी तरह से बुरे नहीं हैं। अतः हम हर अच्छे बदलाव को अपनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे भाषा की बात। इसके भी कुछ प्रश्न है जिसका आंसर हम आगे पढ़ेंगे। इसका प्रश्न नंबर 1 है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो कांच की चूड़ी, और बदलू स्वयं कहता था जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों का अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनकी भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। इसका उत्तर होगा 1, आप पहले जैसी औलाद कहाँ है। इसकी व्याख्या होगी, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुंह से ये शब्द आपको सुनने को मिल जाएंगे जिससे उनके हृदय में छुपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना होता है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। दूसरा है, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच आ जाए। लाख की चूड़ियां कांच की चूड़ियों से भारी होती है और शहर की महिलाएं की कलाई ग्रामीण महिलाओं से ज्यादा नाजुक होती है, इसलिए शायद अब औरतें लाख की चूड़ियों का भार नहीं सह सके। तीसरा है, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। इसका अर्थ है आज के समय में सभी काम मशीन से होने लगे हैं और इसके लिए किसके जीवन पर क्या असर पड़ता है इसको किसी की कोई परवाह नहीं है। चौथा पॉइंट, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इसका अर्थ है अब कांच की चूड़ियां बनाने के बाद कोई भी लाख की चूड़ियां नहीं खरीदता है क्योंकि वे कांच से महंगी होती है। इसलिए बदलू की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसे खुद के लिए खाने के लिए भी नहीं था, तो वह गाय को खाना कहाँ से खिलाता। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेदों में बांटा गया है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार और वजन परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। इसका उत्तर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है बदलू, लल्ला, रज्जो, जनार्दन। जातिवाचक संज्ञा स्त्रियां, चूड़ियां, कांच, सड़क, लाख, मशीन, चारपाई और गोलियां। भाववाचक संज्ञा है पढ़ाई, सुंदरता, व्यथा और प्रसन्नता। प्रश्न नंबर 3, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को बखत, उम्र को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं। इसका उत्तर होगा, जैसे मर्द को मर्द, डोलची को डलिया, समय को बखत, मचिया, चौकी, अंजुल, हथेली, फवना, अच्छा लगना, दुनिया, संसार, आलम, जगत, औलाद, संतान, गम, मायूसी, रंज, दुख। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।